मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम परिसज्जाएँ पढ़ रहे थे। वस्त्र पर विभिन्न प्रकार की जाने वाली परिसज्जाएँ, जिसमें हमने दो प्रकार की परिसज्जाएँ पढ़ी थी। एक थी यांत्रिक परिसज्जा और सेकंड थी रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा पढ़ रहे थे हम, जिसमें यांत्रिक परिसज्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो उनमें से हमने काफ़ी सारी तो डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट आज हम आगे पढ़ेंगे नैपिंग परिसज्जा। नैपिंग अर्थात रोएं उठाना। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है और इस विधि द्वारा वस्त्र के दोषों को सुधारने का या छिपाने का कार्य किया जाता है। रोएं उठे वस्त्रों के अंतर्निहित गुणों में भी स्वयं परिवर्तन आ जाता है। परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलर के ऊपर से गुजारा जाता है और कांटे में फंसकर समसमान ऊंचाई के रोएं अपने आप उठ आते हैं। बाद में इन रोओं को एक समान लंबाई का काट कर वस्त्र की सतह पर समान लंबाई के रोएं बना दिए जाते हैं। इससे वस्त्र में कोमलता और गर्माहट का गुण आ जाता है। रोओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें हवा ठहर जाती है, जिससे वस्त्र गर्म हो जाता है। और सूती वस्त्रों से जो फलालीन के वस्त्र बनाए जाते हैं वो इसी परिसज्जा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। फलालीन के वस्त्र अत्यंत ही सॉफ्ट गद्दीदार होते हैं, जो छोटे बच्चों के वस्त्र बनाने के सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। नेक्स्ट परिसज्जा है कैलेंडरिंग अर्थात चिकनापन लाना। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप होता है। इस्त्री करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल, चमकदार हो जाता है। कैलेंडरिंग में वस्त्र को स्टील के भारी रोलर्स के बीच से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर्स गर्म होते हैं और गर्म रोलर के बीच से जब वस्त्र गुजर जाता है तो दबकर चिकना, चपटा और चमकदार बन जाता है। वस्त्र के बीच बीच में उपस्थित छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, भर जाते हैं और वस्त्र की रचना सघन हो जाती है। वस्त्र में वांछित चिकनापन लाने के लिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए भिन्न भिन्न वज़न वाले रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। कोमल रेशों पर कम गर्म और कम वजन के रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जा सकता है। वस्त्र को अधिक चिकना, चमकदार बनाने के लिए साइजिंग प्रक्रिया करने के पश्चात फिर कैलेंडरिंग प्रक्रिया की जाती है। साइजिंग की प्रक्रिया अर्थात गोंद, मांड या चरक के द्वारा कड़क करने वाला पदार्थ लगाना होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कड़क करने वाला पदार्थ लगाने के पश्चात वस्त्र को गर्म रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे वह पदार्थ दबकर वस्त्र के छिद्रों में सेट हो जाते हैं, जिससे वस्त्र के छिद्र जो होते हैं वो भर जाते हैं और वस्त्र की सतह अत्यंत ही चिकनी, चमकदार बन जाती है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है मॉयरिंग। इस परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी की लहरों के समान नमूने बनाए जाते हैं। मॉयरिंग करने के लिए अत्यंत ही बारीक और महीन रेखाएं जो होती हैं उनको बनाया जाता है। वस्त्र पर प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं और लहरों पर गिरती हैं तो वे परावर्तित होकर एक अद्भुत चमक उत्पन्न करती हैं। इस मॉयरिंग परिसज्जा से युक्त वस्त्र अत्यंत ही अनोखी चमक लिए हुए आकर्षक होते हैं। इस प्रक्रिया में मॉयरिंग मशीन में 3 अलग अलग आकार के रोलर्स होते हैं। अधिकतर ऊपर वाला रोलर पर वस्त्र चढ़ाया जाता है। दूसरे रोलर की गति और दबाव पहले रोलर की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियाँ
बन जाती हैं और इन्हीं धारियों के द्वारा यही धारियाँ वस्त्र पर नमूने के रूप में उभर कर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट परिसज्जा है रिब सिल्क, एम्बोजिंग यानी नक्काशी करना। एम्बोजिंग यानी नक्काशी, वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने की क्रिया को हम नक्काशी करना या एम्बोजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वस्त्र की सतह पर एक सिंथेटिक रेजिन की लेयर जमाई जाती है। रोलर्स पर पहले से ही नमूने खुदे हुए रहते हैं। जब गर्म भारी खुदे हुए रोलर के बीच से होकर वस्त्र गुजरता है तो उस के दबाव के कारण नमूने रोलर पर खुदे होते हैं, वे नमूने वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं। और ताप सुनम्य रेशे जो होते हैं जैसे कि नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर आदि संश्लेषित रेजिन और अन्य सहायक पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती उनके ऊपर, क्योंकि वे ऑलरेडी इन सब से मिलकर बने हुए होते हैं। बिना रेजिन लगे वस्त्रों को जब रोलर के बीच से निकाला जाता है तो स्वतः ही नमूने उभर कर आ जाते हैं और उन्हीं वस्त्रों पर नक्काशी यानी एम्बोजिंग की परिचर्या बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक वर्ग के रेशों पर एम्बोजिंग के लिए सहायक पदार्थ के रूप में संश्लेषित रेजिन का प्रयोग किया जाता है, उसकी लेयर चढ़ानी पड़ती है। एम्बोजिंग दोनों ही विधियों यानी कि यांत्रिक और रासायनिक परिचर्या दोनों ही विधियों के द्वारा की जाती है। यांत्रिक परिचर्या के लिए एम्बोजिंग मशीन में नमी, ताप और वाष्प की सहायता ली जाती है और रासायनिक परिचर्या में एम्बोजिंग के लिए पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन का लेयर चढ़ाया जाता है और फिर एम्बोजिंग की जाती है। एम्बोजिंग करने के लिए एम्बोजिंग किए हुए वस्त्रों पर ब्लीचिंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। एम्बोजिंग युक्त वस्त्र हल्के गर्म पानी या मृदु साबुन से धोने चाहिए, अन्यथा एम्बोज का इफ़ेक्ट खराब हो सकता है। गीली अवस्था में हमें कभी भी उनके ऊपर प्रेस नहीं करनी चाहिए एम्बोज की हुई वस्त्रों पर, अन्यथा एम्बोजिंग इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। एम्बोजिंग के द्वारा दो प्रकार के नमूने बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट होता है फ्लैट डिज़ाइन और सेकंड होता है रेज्ड डिज़ाइन यानी उभरा हुआ नमूना। फ्लैट डिज़ाइन बनाने के लिए दो रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, एक तांबे का होता है और दूसरा पेपर का बना होता है। तांबे के रोलर पर नमूने खुदे होते हैं। तांबे के रोलर से सटा हुआ एक बड़ा पेपर का रोलर लगा होता है जिसकी सतह चपटी होती है, स्मूथ होती है। तांबे का रोलर गर्म होता है। जब वस्त्र को इन दोनों रोलर के बीच से गुजारा जाता है तो वस्त्र का वह भाग जो तांबे के खुदे हुए नमूने के संपर्क में आता है वहाँ चपटा डिज़ाइन उभर जाता है। एम्बोज ब्रॉकेट इसी विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट था रेज्ड डिज़ाइन यानी उभरा हुआ नमूना। इसके लिए भी दो रोलर्स, एक तांबे का और एक पेपर का प्रयोग किया जाता है। इन पर नमूने खुदे रहते हैं। तांबे के रोलर को गर्म होता है। ठोस पेपर का रोलर को पानी में गीला रखा जाता है। जब वस्त्र को इन दोनों रोलर के बीच से निकाला जाता है तो वस्त्र पर उभार लिए नमूने अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार एम्बोजिंग प्रक्रिया करके वस्त्र पर उभरे हुए नमूने तैयार किए जाते हैं और अत्यंत ही आकर्षक वस्त्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है परिसज्जा ग्लेजिंग। ग्लेजिंग प्रक्रिया में वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ग्लेजिंग परिसज्जा करने से पहले वस्त्र को साइजिंग प्रक्रिया से गुजरना होता है। साइजिंग अर्थात वस्त्र पर कड़क करने वाला पदार्थ लगाना। ग्लेजिंग के लिए 3 रोलर्स प्रयोग में लाए जाते हैं।
साइजिंग किए हुए वस्त्रों को एक के बाद एक करके तीनों रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है। प्रत्येक रोलर की गति पहले वाले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है। रोलर्स के ताप और दबाव के कारण वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। कड़क करने वाला पदार्थ जो होता है उससे एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिससे वस्त्र नवीन, ताज़ा, आकर्षक, सौंदर्ययुक्त, चमकदार कांति में लगता है। देखने से बिल्कुल रेशम के समान चमक आती है और वस्त्र काफ़ी उत्तम क्वालिटी का प्रतीत होता है। नेक्स्ट परिसज्जा है श्रीनराइजिंग। इस परिसज्जा के द्वारा सस्ते वस्त्रों में चमक लाकर उसे अधिक सुंदर, आकर्षक, चमकदार और कांतिमय बनाया जाता है, जिससे कि वह सहजता से व्यक्ति का मन मोह ले और अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिससे बाज़ार में वस्त्र उचित दाम में बिक सके। इस परिसज्जा के लिए लोहे के रोलर्स पर तिरछी बारीक रेखाएं खुदी हुई रहती हैं। ये रेखाएं प्रति इंच 550 से 600, 550 से 600 तक होती हैं प्रति इंच। जब वस्त्र को इन रोलर्स के बीच से होकर गुजारा जाता है तो ये रेखाएं वस्त्रों पर उभर जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं पर पड़ती हैं तो रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठती हैं, रिफ्लेक्टिव हो उठती हैं। प्रकाश इनमें से फेंकता हुआ नज़र आता है। जितने भी हमारे ब्लेज़र्स और कोट, चेस्टर्स होते हैं उनके अस्तर इसी विधि से तैयार किए हुए जाते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे ब्लेज़र्स इनके लाइनिंग्स होते हैं, अस्तर होते हैं, वो काफ़ी थिन लेकिन फिर भी काफ़ी चमकदार होते हैं। नेक्स्ट परिसज्जा है सिरेइंग। रेयॉन और टैफ्टा के वस्त्रों पर सुपर ग्लास देने के लिए, यानी कि अत्यधिक चिकनापन और चमक देने के लिए यह परिसज्जा की जाती है सिरेइंग। इससे वस्त्र में काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है। गर्म कैलेंडरिंग की सहायता से ये परिसज्जा दी जाती है। इस वस्त्र में धातु के समान चमक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सैनफोराइजिंग प्रक्रिया। सैनफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं, वो होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी वस्त्र श्रिंक नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं। सैनफोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाती है। सैनफोराइजिंग की मोहर वस्त्र की थान में प्रति मीटर वस्त्र पर लगी होती है। करघे पर से उतारा हुआ ग्रे गुड़ टेढ़ा मेढ़ा और अस्थिर आकृति का होता है। टेंटरिंग परिसज्जा के द्वारा उसके आकार को स्थिर किया जाता है। इसे सभी जगहों से समान चौड़ाई का बना दिया जाता है और उसके चारों तरफ एक सेल्वेज किनारी तैयार कर ली जाती है। कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह को चिकना बना दिया जाता है, परंतु जब इन परिसज्जाओं से युक्त वस्त्र की धुलाई की जाती है तो 1-2 धुलाई के पश्चात ही वे वस्त्र सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। अतः जिस नाप का वस्त्र वह था, धोने के पश्चात वह नाप बिगड़ जाता है। इससे बचने के लिए ही सैनफोराइजिंग परिसज्जा की जाती है। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म किए हुए रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलर्स से सीधे न गुजार कर रोलर्स में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते हैं या दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार बार बार की धुलाई उपरांत भी वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। रोलर्स के दबाव से वस्त्र अत्यंत ही घना, सघन, चिकना, चमकदार और कोमल
हो जाता है। सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया के कारण वस्त्र की अगर हम कहें तो उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि यदि वस्त्र श्रिंक नहीं होगा तो वह हमारे जिस नाप से हमने बनाया है उस नाप का बना रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक हम उसको उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया आती है क्रैपिंग। क्रैपिंग अर्थात चुन्नटें डालना। चुन्नटें डालना यानी कि जो परिसज्जा होती है वो यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। यांत्रिक विधि में चुन्नट डालना एक अस्थायी परिसज्जा होती है। बार बार की धुलाई से यह परिसज्जा नष्ट हो जाती है। इस परिसज्जा के लिए जो मशीनें प्रयुक्त की जाती हैं उनमें 2 रोलर्स होते हैं। रोलर्स में बराबर की दूरी पर दांत लगे होते हैं। रोलर्स को वाष्प से गर्म किया जाता है। जब इन रोलर के मध्य से वस्त्र गुजरता है तो रोलर्स में लगे हुए दांत वस्त्र को सिकोड़ कर चुन्नटें बना देते हैं, जिससे वस्त्र पर चुन्नटें बन जाती हैं। रासायनिक विधि में चुन्नटें बनाने के लिए कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है। रेशमी वस्त्रों पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की सहायता से चुन्नटें बनाई जाती हैं। इस परिसज्जा के लिए क्रैपिंग परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को कास्टिक सोडे के घोल में डुबोया जाता है। फिर सोडे की पेस्ट बनाकर वस्त्र की सतह पर सोडे की पेस्ट बनाकर ब्रश की सहायता से वस्त्र की सतह पर विभिन्न डिज़ाइनें बनाई जाती हैं। जहाँ जहाँ पेस्ट लगा होता है वहाँ वहाँ पर वस्त्र सिकुड़ जाता है और चुन्नटें बन जाती हैं। शेष जगहों पर वस्त्र सिकुड़ता नहीं है, प्लेन बना रहता है। क्रैपिंग परिसज्जा वाले वस्त्रों में फैलने और सिकुड़ने दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, यानी कि श्रिंक भी हो सकते हैं और वो अपनी आकृति से बिगड़ भी सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये सारी आपकी यांत्रिक परिसज्जाएं हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। मैं एक बार उनका नेमिंग वापस रिपीट कर देती हूँ, जो अभी लास्ट क्लास से लेकर अभी तक हमने पढ़ी हैं यांत्रिक परिसज्जाएं। फर्स्ट है बीटिंग प्रक्रिया, ब्रीटिंग परिसज्जा यानी कुटाई करना। नेक्स्ट था सिंजिंग प्रक्रिया अर्थात सतह को झुलसाकर चिकना बनाना। शीयरिंग एंड ब्रशिंग यानी रोएं को काटना और झाड़ना। साइजिंग एंड ड्रेसिंग परिसज्जा अर्थात कड़क करना और भरना। टेंटरिंग प्रक्रिया, नैपिंग यानी रोएं उठाना। कैलेंडरिंग अर्थात चिकनापन लाना। मॉयरिंग यानी कि वस्त्र पर धारियाँ बनाना और नक्काशी करना अर्थात एम्बोजिंग परिसज्जा। नेक्स्ट है ग्लेजिंग अर्थात वस्त्र की सतह को चमकदार बनाना। श्रीनराइजिंग यानी कि चमक लाकर सस्ते वस्त्रों में चमक लाकर उन्हें महंगे वस्त्रों के समान दिखाना। सिरेइंग और लास्ट ही नेक्स्ट है सैनिटाइजिंग, वस्त्र को सिकुड़ने से बचाना। और नेक्स्ट है चुन्नटें डालना अर्थात क्रैपिंग प्रक्रिया। ये सारी हमारी यांत्रिक परिसज्जाओं के अंतर्गत आती हैं। यांत्रिक परिसज्जाएं जो है उनके अंतर्गत मुख्य ये परिसज्जाएं आती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक परिसज्जाएं। यांत्रिक परिसज्जाओं के समान ही रासायनिक परिसज्जाएं भी जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, कई विधियां होती हैं। रासायनिक के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि रासायनिक परिसज्जाओं में किसी न किसी रसायन का प्रयोग करके फिर परिसज्जा दी जाती है। अभी हमने लास्ट कुछ यांत्रिक परिसज्जाएं जो पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि उनमें वो परिसज्जाएं रासायनिक विधि के द्वारा भी की जाती हैं और यांत्रिक विधि के द्वारा भी की जाती हैं।
अंतर सिर्फ दोनों में ये होता है कि यांत्रिक परिसज्जाएं जो यांत्रिक विधि से की जाने वाली वो परिसज्जा थोड़ी अनस्टेबल होती है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया से वही परिसज्जा जब की जाती है तो वह लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि कपड़ों में ज़्यादा समय तक टिकती है। तो यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जाएं जो होती हैं वो दोनों में मुख्य रूप से हम ये अंतर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।